नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रूफ फॉर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल क्या बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कैसे बोलते हैं ना, यही तो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्स वेव चलती है जैसे प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। मान लो इस तरफ जा रही है तो वाइब्रेशन उसकी परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल शोड दैट changing electric field produces changing magnetic field and vice versa. Which gives rise to electromagnetic wave. हाँ जी, ठीक है, यही बताया था लास्ट, कल हमने यही लिखा। इसके बाद थोड़ा और इसमें ऐड करते हैं। The variations of electric field and magnetic field are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of propagation That's electromagnetic waves are transverse in nature. तो मैक्सवेल ने ये सारा बताया कि ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करने के लिए एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करेंगे जो कि एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। ये मान लो इस तरफ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ठीक है जी, हो गया। मान लो ये एक वेव, प्लेन वेव है, किसी भी टाइम टी पे ना वेव का ये प्लेन है और वेव इस तरफ जा रही है, प्रोपगेशन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस की तरफ। कंसीडर अ प्लेन है ना, देखो आगे से बिल्कुल ऐसे प्लेन है, तो ये पूरा प्लेन है, ABCD प्लेन, ऐसे आगे जा रही है वेव। समझ गए, एक पूरा 3 डायमेंशनल हमने ऐसे वेव मान ली कि वेव ऐसे जा रही है। ठीक है ना, वेव ऐसे जा रही है प्रॉपर, और किसी टाइम पे ये ABCD उसका प्लेन है। ठीक है, लिखो आप, कंसीडर a plane wave front consider a plane electromagnetic wave traveling along x axis. Consider a plane electromagnetic wave traveling along x axis with its wave front in yz plane. With its wave front in yz plane and ABCD is its portion at time t, and ABCD is its portion at time t.
देखो मेरी बात आप समझो, ये लिखा है ना हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ले ली जो इस तरफ जा रही है एक्स की तरफ विद इट्स वेव फ्रंट इन वाई जेड। वेव किस तरफ डायरेक्शन क्या है वेव की, वाई जेड एक्सिस में। देखो ये ऐसे है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ है ना। अगर आप ये समझो रूम का ये कॉर्नर आप देखते हो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस है ना। तो वेव ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना वेव। ये कौन से प्लेन में है, एक तो ऊपर की तरफ वाई, एक इस तरफ ये जेड, समझ गए ना। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन में उसकी वाइब्रेशन है, वेव ऐसे वाई जेड प्लेन में आगे की तरफ जा रही है एक्स की तरफ, समझ रहे हो आप। और वेव फ्रंट उसका वाई जेड में, और एबीसीडी कोई भी पोर्शन हमने इसका मान लिया, किसी टाइप टी पे एबीसीडी इसका पोर्शन है, समझ गए। अब वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। लिखा है ना ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। एज्यूम दैट, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। Assume that electric field is parallel to x-axis. X-axis direction of propagation x-axis के along है ना, तो ये direction of propagation के parallel हमने मान लिया, ठीक है। अब according to Gauss law in magnetism, according to Gauss law in magnetism, Gauss law magnetism में क्या होता है, dds is equal to 0 नहीं, एक मिनट, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वैसे वो भी लगेगा, वो वाला भी लगाना पड़ेगा हमें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। पर मैं अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले डील कर रहा हूँ, अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूज नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डील कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगेगा, उसमें EDS 0 होता है। EDS इज इक्वल टू 0 नहीं Q बाय एप्सिलॉन, EDS is equal to Q by epsilon naught। ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने यूज किया, ठीक है। तो क्या इसमें चार्ज है, ये जो हमने वेव ली पूरी गॉसियन सरफेस मान लो ये क्या इसके अंदर कोई चार्ज हमने कंसीडर किया, नहीं। तो जो चार्ज है ना हमारे पास वो 0 है, क्योंकि Gaussian surface encloses no charge। इसमें इस सरफेस में पूरे में कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये Q 0 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये E डॉट AS हमारे पास कितना आएगा 0, AS हमारे पास 0। यहाँ तक समझ आया, इसमें हमने चार्ज लिया ही नहीं। हाँ जी, इसके बाद देखो इसका मतलब आप समझाइए, ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस। ये जो आपने वेव कंसीडर की पूरी 3 डायमेंशनल, इसके कितने सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस भी हमारा यही है ना पूरा, बस यही गॉसियन सरफेस मान लिया। 6 सरफेस नहीं हो गए इसके, ऊपर का, नीचे का, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, कितने हो गए 6। तो सारे के सारे लिखते हैं आपने कि E डॉट AS, पहले लिखना है ABCD को प्लस ये वाला लिखो आप, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। अब एक तो ये लिख दिया ABCD इस तरफ का, एक इसके बैक का कौन सा है OEFG, 2 हो गए। फिर EDS ऊपर का कितना है ABGF, फिर नीचे का OCDE, 2 और रह गए, 4 हो गए। इस तरफ का रह गया ये और इस तरफ का रह गया, है ना। आगे का जो आपको नजर आ रहा है ऐसे मान लो चाहे
आगे का नजर आ रहा है वो क्या है, ए बी सी एफ, और एक बैक साइड का ये वाला, बैक साइड का कौन सा है, ओ सी बी जी, सारा क्या है 0। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक देख लो, पहले आप अपनी तसल्ली कर लो, कोई डाउट यहाँ तो बता दो। इसके बाद देखो हम ये सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। देखो हाँ जी, मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, ये भी पढ़ते रहना साथ साथ फोटोन फिजिक्स, ये तो ऐड बीच में यही ऐड है ना। तो ये देखो ऐसे, इसमें मैं दो जो है ना, एक ये ABCD और एक ये, वो लास्ट में इसको देखेंगे। सबसे पहले टॉप का, जो टॉप पे है सरफेस वो क्या है, उसका EDS, टॉप पे क्या है ABGF, एक टॉप पे और एक बिल्कुल बॉटम पे कौन सा है OCDE, EDS, ये 0 है। वो क्यों है 0 समझो आप, पहले टॉप वाला ये क्या है E.DS, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो क्या आएगा cos, अगर डॉट हटाऊं तो क्या आएगा cos, बस कितना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मारनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अगर मैं ये पता कर रहा हूँ ना टॉप वाला, एरिया क्या आएगा, ये आएगा, एरिया होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसका परपेंडिकुलर ये आएगा, ये परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है एक्स एक्सिस की तरफ, पर इसका परपेंडिकुलर नीचे वाले का डाउनवर्ड ऐसे। अब इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल ये देखो, इसमें और इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से भी 90, यहाँ पे मेरे cos 90 में 0, cos 90 में 0, तो टॉप का और बॉटम का 0 हो गया। ABGF देखो इसमें ABGF ये भी 0 हो गया, OCDE ये भी 0, पता ऊपर का ये। अब सामने वाला और बैक साइड का, सामने वाला कौन सा है, सामने वाला है ये वाला AFED या फिर ADEF, और इसका एक बैक साइड का ये OCBG, इसमें भी cos 90 बढ़ रहा है, इसमें भी cos 90 भी 0। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, मैं इस सरफेस का पता कर रहा हूँ, इसका एरिया बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, एरिया ऐसे बाहर की तरफ, एंगल 90 डिग्री। बैक साइड का अगर पता करोगे, बैक साइड का एरिया ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, वो भी 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, समझ गए, दोनों खत्म हो गए। इक्वेशन 1 से अब इक्वेशन 1 निकल, सिर्फ एक ये बचा, ये वाला ABCD, और ABCD में एंगल बताइए, इसका एंगल साथ के साथ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक ये ABCD है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे परपेंडिकुलर, एंगल 0, तो EDS cos 0 प्लस एक ये वाला कौन सा है OEFG, एंगल बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है पर इसका एरिया ऐसे होगा इस तरफ 180, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया इसका ऐसे 180 ऐसे, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। आया समझ, पक्का पक्का, बस ठीक है। फिर cos 0 पे 1, ये मेरे पास आ गया CDS ABCD, cos 180 पे -1, ये मेरे पास आ गया EDS OEFG, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये देखो आप, cos 0 पे 1, 180 पे -1, ये आ गया, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, और इलेक्ट्रिक फील्ड E
ये बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, ds ABCD का, ये दूसरी तरफ यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अंदर ds OEFG का, है ना। देखो ये था हमारे पास। अब मेरी बात समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग। हमने लिखा भी है वेरिंग, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टाइम के साथ वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पे है पॉजिटिव x की तरफ, है ना, ABCD के लिए मैंने इसको मान लिया, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ABCD वाली है ना, इसको मैंने EX मान लिया। अब यहाँ पे एक इस सरफेस की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेगेटिव, मतलब इसके लिए हमने जो यूज की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहाँ पे फर्क तो होगा ना, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस साइड OEFG में मैंने मान ली EX डैश। डिफरेंस शो करने के लिए वैसे यहाँ पे सेम आएगा, पर हमने ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये अलग अलग मान ली। ABCD वाली मैंने x लिख ली, ये वाली EX डैश लिख ली, EX डैश। हाँ जी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? देखो ये ऐसे है ना, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड EX मान ली, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली EX डैश, पर जो इसका एरिया है, ये अगर ds अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसका एरिया टोटल आ जाएगा। यहाँ पे भी ds अगर मैं ये इंटीग्रेट कर दूं, टोटल एरिया आ जाएगा। मान लो इसका s है, पर ये क्योंकि अपोजिट फेस है, एरिया क्या होगा, दोनों होगा इक्वल होगा। तो अगर इसका एरिया मैं s लिखता हूँ तो इसका भी कितना आएगा, s सेम आएगा। इंटीग्रेशन करके s और s कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड EX और EX डैश, ये तो सेम ही आ गया, बराबर नहीं आ गया। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो, which implies electric field is static along x axis। इसका मतलब x axis के along जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी नहीं कर रही टाइम के साथ। हमने तो स्टार्ट किया था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक आ गई, रेस्ट पे एक जैसी है वो, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव को आगे कैसे लेके जाएगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोपेगेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोपेगेट अ वेव, किसी भी वेव को प्रोपेगेट करा ही नहीं सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक एक तो एक जैसी वैल्यू नहीं आ गई, टाइम वेरिंग अगर होगी तभी प्रोपेगेट कराएगी। ये तो सेम है, टाइम के साथ सेम है, जितनी यहाँ पे उतनी वहाँ पे। इसका मतलब जो हमने असम्पशन लेके चले थे ना वो गलत। Therefore, our assumption was wrong. Our assumption was wrong. Assumption क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है x एक्सिस के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ऐसे। हाँ जी, आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, समझ गए। सिमिलरली अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, स्टार्टिंग में मैंने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया, तो मेरे पास ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर मैं स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लेके चलता पैरेलल एक्स एक्सिस के और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म लगा देता, तो मेरे पास क्या आ जाता, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। समझ गए ना। तो वो आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, बस आपने सिमिलरली करके लिखना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड magnetic field is, similarly we can prove that magnetic field is perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation।
तो हो गया प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, देयरफॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। Which implies electromagnetic waves are transverse in nature। क्योंकि जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मान लो वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल की वाइब्रेशन वेव के साथ हो रही है, उसको तो लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, तो ये ट्रांसवर्स नेचर इसका प्रूव होता है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला, इनको चलने के लिए जरूरी नहीं किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हो, ये मीडियम में से भी जा सकते हैं और ये वैक्यूम में से भी जा सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर any material medium, they do not require any material medium for their propagation, they can travel through vacuum as well as through medium, they can travel through vacuum as well as through medium, या इन मीडियम कर दो as well as in मीडियम में भी चल सकते हैं, वैक्यूम में भी चल सकते हैं। और इनकी स्पीड फ्री स्पेस में या वैक्यूम में देखो कैसे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, सी से लिखते हैं। वैक्यूम में जो स्पीड होती है ना, वो सी से लिखी जाती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और μ0 और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, सॉल्व करके आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये उसी स्पीड से चलती है, समझ गए? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी स्पीड से चलती है। और थर्ड, ये तो वैक्यूम में थी, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम। अब देखो मीडियम में ना स्पीड कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा फास्ट ये चलती है वैक्यूम में, तो मीडियम में v से लिखते हैं। बस यहाँ पे म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ये नॉट किसके लिए लगाते हैं? एयर के या वैक्यूम के लिए नॉट लगाया जाता है। अब जो मीडियम में जिसमें आप जिस मीडियम में वो मूव करेंगी, उसकी परमेबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने पहले भी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये अभी प्रूव कर देते हैं, ये ट्रांसवर्स होते हैं। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड contained in electromagnetic waves are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of propagation. और इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन वैक्यूम इज गिवन बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन वैक्यूम इज गिवन बाय, इनका रिलेशन है देखो ये वैक्यूम में E नॉट बाय B नॉट C के बराबर होता है। और जो ये मैं लिख रहा हूँ ना ये फॉर्मूले, अगर इसका न्यूमेरिकल अगर आता है एक नंबर में तो इन्हीं पे बेस्ड आएगा डायरेक्ट, समझ गए। अदरवाइज तो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं इस यूनिट में, पर अगर बनता है तो आपके सामने फॉर्मूला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दोनों प्रेजेंट होती है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये है C इक्वल टू A नॉट बाय B नॉट, ये वैक्यूम के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब उसमें एनर्जी है, ये एनर्जी का ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना मीडियम के, मटेरियल मीडियम के ट्रेवल के। सन से लाइट आती है, हीट का ट्रांसफर नहीं है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हमें सन करता है ना। सो दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी, दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम one point to another, from one point to another without any material medium, without actual transfer of material medium लिख दो आप, without the actual transfer of material medium। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, देखो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना वेव की, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है एनर्जी डेंसिटी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो चाहे मैं इसको सेम प्लस सेम डबल कर दूं ऐसे, या फिर मैं डबल करके ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, समझ गए। अच्छा एक और बात, जो एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की बराबर ही होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, intensity of electromagnetic wave is, intensity of electromagnetic wave is, इंटेंसिटी है ना, देखो सेम फॉर्मूला है ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक c से मल्टीप्लाई करना है बस आपने, जितनी एवरेज एनर्जी थी इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इंटेंसिटी आ गई, ठीक है जी। और क्योंकि ये लाइट की जैसे है ना, लाइट भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट की प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो आप, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और they can be reflected, refracted, इनको रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है,
किया जा सकता है, रिफ्रैक्ट भी किया जा सकता है। दे शो डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये भी लाइट के ही है फिनोमेना। डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस लाइट में करोगे आप ऑप्टिक्स में। ये सारी प्रॉपर्टी मिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की।